अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बी केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा केमिस्ट्री 10 का लेक्चर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम से इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को डिस्कस किया था कि कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं उनके यूनिट्स होते हैं और कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता। ऐसा ही है, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता चल गया कि वो क्या है। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमें दो चीजों की प्रेडिक्शन में मदद देता है। द फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। और दूसरा हमें वो असिस्ट करता है रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ है, कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है उसको प्रेडिक्ट करने में। प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब मैं अगर अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करूं तो क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट वाज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बेस्ड टू पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक हो गया। अब हम लोग जब भी Kc लिख लेते हैं तो इट मींस के लाइक हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B इज चेंजिंग इनटू C प्लस D। इसका मैंने Kc लिखा। Kc लिखने के लिए मैंने ऊपर प्रोडक्ट लिख दी प्रोडक्ट की और नीचे मैंने प्रोडक्ट लिख दी रिएक्टेंट की, ठीक हो गया। अब हम लोगों को ये कहता है कि हम Kc की मदद से किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी वो हम लोग करके देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहली बात है उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है। यानी कि जब भी हमें कोई रिएक्शन दिया गया है रिवर्सिबल रिएक्शन, हम लोगों ने उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यानी Kc फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद Kc फाइंड करने के बाद अगर हम उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज की वैल्यूज को जानते हैं, इट मींस कि मुझे पता है C की कंसंट्रेशन क्या है, D की कंसंट्रेशन क्या है, A की कंसंट्रेशन क्या है और B की कंसंट्रेशन क्या है। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशंस को पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूं Kc की, तो मैं अपने रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, ठीक हो गया। कि रिएक्शन या तो आगे की तरफ को जा रहा है या रिएक्शन पीछे की तरफ को आ रहा है। इट मींस कि वेदर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज फॉरवर्ड और वेदर द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्स, ठीक है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है वो एक रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन का, H2 प्लस I2 चेंजेस इनटू 2HI, ठीक हो गया। तो अब मुझे एक चीज पता चल गई है कि ये क्या हो रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। Kc जो है हमें पहले ही पता है कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू Kc की आती है इस रिएक्शन के लिए 57, ठीक हो गया। ये जनरल हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। हमारा मकसद इसको फाइंड आउट करना नहीं है, हमारा मकसद ये फाइंड आउट करना है कि हम Kc से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा हम लोगों ने अभी इसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना, हमने सिर्फ एक रिएक्शन लिया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन और उसका हमें पता है कि Kc जो है उसकी 57 आएगी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस I2 मिलके बना रहे हैं 2HI और रिएक्शन रिवर्स में जब जा रहा है तो 2HI से बन रहा है H2 प्लस I2, ठीक हो गया।
इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। ठीक है, अभी मैंने टेम्परेचर को डिस्कस नहीं करना, मैंने क्या करना है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जरूरी नहीं है कि उसने इक्विलिब्रियम गेन कर ली हो, मैंने किसी भी टाइम के अंदर टाइम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी से। सबस्क्रिप्ट टी जो है मैं लिखूंगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि मैंने उस टाइम रिएक्शन मिक्सचर को छेड़ना है जबकि इक्विलिब्रियम गेन हो चुकी हो, मैं हो सकता है इक्विलिब्रियम गेन करने के बाद ले रहा हूं। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इक्विलिब्रियम गेन कर लिया गया है या मैं इक्विलिब्रियम गेन करने से पहले ले रहा हूं। मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। मैंने क्या किया, मैंने इनका थोड़ा सा कंटेंट निकाल लिया, मैंने कंसंट्रेशन निकाल ली H2 की T के साथ। सबस्क्रिप्ट T का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, उसको बिफोर द इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश, मैंने थोड़े से टाइम के बाद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाली, कितनी निकली 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने आयोडीन की ली, दैट वाज 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड की ले ली उसी टाइम पीरियड के दौरान, तो वो आ गया 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इनका केसी फाइंड करना है, लेकिन केसी हमारे पास तब होता है जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम गेन कर लिया हो, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि अभी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम गेन नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए मैं कांस्टेंट की जगह पे कोशेंट यूज करूंगा QT या QC। ठीक हो गया कि स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं Q कोशेंट यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी तक चीज कंप्लीटली डायनामिक इक्विलिब्रियम गेन नहीं कर रही। ठीक है, QC फाइंड करने के लिए मैंने सेम एज इट इज वैसा ही करना है, मेथड सेम है, जस्ट हमारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर H2 I2। अब QC 0.40 का स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। मैंने यूनिट्स को ना अलग लिख दिया है ताकि आप लोगों को सोल्व करने में ईज हो जाए। वैसे भी एक कॉमन सेंस हम लोगों को कहती है कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो क्या है, बैलेंस है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, 1 + 1 = 2 एंड यहाँ पर भी 2 है। इट मींस के आंसर के अंदर हमारा यूनिट तो नहीं आएगा। अब सॉरी ओवर हाइड्रोजन का मैंने वो वैल्यू पुट करनी है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करें आयोडीन की क्या है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब QC = 0.4 का मैंने स्क्वायर ले लेना है, आपके पास कैलकुलेटर है तो उससे ले लें, अदरवाइज 0.40 का स्क्वायर ले लिया 0 0 0 4 0s are 0 4 4s are 16 6 लगा 1 carry 4 0s are 0 and 1 0 + 1। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई 0 0 and 0 16 आ गया। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने क्या करना है 0.40 का स्केल लेना है। आई थिंक ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेट मी चेक इट वंस अगेन विद द कैलकुलेटर। आप लोगों ने बहरहाल इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जब कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर आएगा 8। ठीक हो गया। अब अगर 8 आएगा तो हम लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं। वेट अ सेकंड। मैंने यहां पे क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिएगा QC को 0.4 का स्क्वायर लिया, 0.40 का स्क्वायर किसके इक्वल आया 0.40 स्क्वायर = 0.16। ठीक हो गया।
अब हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आया 0.02। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दिया, ये यूनिट्स तो मेरे कट जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने 0.16 को डिवाइड किया 0.02 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये चेंज हो रहा है, 0.40 स्क्वायर, 0.16 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.20 0.02, तो 0.16 डिवाइडेड बाय 0.02 8 आ गया। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या आई है, QC आया है हमारे पास 8। अब स्टूडेंट्स बात क्या होती है, वेट अ सेकंड, जैसे ही अब हमारे पास एक फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के लिए हम लोगों ने परसेंटेज रखी होती है 100%। अगर 100% से कोई चीज कम होगी, लाइक 98 है, तो मैं क्या कहूंगा उसको 100 तक मूव करने के लिए आगे चलना पड़ेगा। तो KC मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू है, QC जो है वो लेस देन है, ठीक है। ये देखिएगा QC मेरा लेस देन है KC से, तो मेरे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। क्योंकि KC कब आता है हमारे पास, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है तो KC आता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम से पीछे है तो रिएक्शन की कोशिश क्या होती है, मैं क्या गेन करूं, इक्विलिब्रियम। तो वो 8 QC की वैल्यू है, उसको गेन करनी है 57, तो वो आगे की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मेरा QC बड़ा होगा KC से, ठीक है, तो क्या करेगा, QC बड़ा है, 57 था मेरा KC, ये मेरा हो गया है 81, ठीक है, यहाँ पे 8 था, ये 81 हो गया 57, तो उसको पीछे आना पड़ेगा। लाइक 100% से अगर किसी की परसेंटेज ऊपर चली जाती है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो पीछे की तरफ को ही आएगा। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास KC और QC बराबर हैं, इट मींस के उनकी कंपेरेबल वैल्यूज हैं, लाइक 57 KC है और 56.6 हमारे पास QC आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम गेन कर ली है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या कि डिस्क्राइब द प्रेडिक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि इफ QC इज लेसर देन KC द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर इफ QC इज ग्रेटर देन KC देन द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। इफ QC becomes equal to the KC then the equilibrium has been established by that reaction। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पहले जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम किस तरह से रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है, कि KC की वैल्यू होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, KC की वैल्यूज के अंदर KC के एक्सप्रेशंस के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करके KC की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग एक रिएक्शन कोशेंट तैयार करेंगे जो कि QC है। फिर रिएक्शन कोशेंट की मदद से और KC को कंपेयर करते हुए हम लोगों ने डायरेक्शन पता चला ली कि अगर QC जो है वो छोटा है तो रिएक्शन आगे की तरफ को मूव करेगा, बिकॉज इट हैज टू मूव टिल द KC's वैल्यू। अगर QC बड़ा है तो उसको पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए उसको KC की वैल्यू ही अचीव करनी पड़ेगी। और अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, इट मींस कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड पोर्शन की तरफ, जो है प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों की जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है दैट इज प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट हम लोग कहते हैं उस लिमिट को, उस हद को कि किस हद तक हमें पता चले कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज
हो गए हैं। यानी किस हद तक जो है वो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन हाउ मच हैज बीन प्रोसीडेड। तो उसके लिए इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। कब? एक बार जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आए, दूसरी तब जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत छोटी आए, ठीक है, और तीसरी जब हमारे पास Kc की वैल्यू मॉडरेट आए, ठीक है। अब हम लोगों ने इस Kc की ही वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही वैल्यूज को हम लोगों ने यूज करना है और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि टू विच एक्सटेंट द रिएक्शन हैज बीन प्रोसीडेड येट। ठीक हो गया। अब उसकी पहली पॉसिबिलिटी क्या है? लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। Kc की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है, लाइक हमारे पास एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और चेंज हो रहा है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसकी जो Kc की वैल्यू है वो है 2.2 into 10⁻22। अब 10⁻22 इट मींस के इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक हो गया। अब हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन का हमें पता है, ठीक है। अब वैल्यू बहुत लार्ज है, इट मींस के रिएक्शन बड़ी स्पीडीली हुआ है, सारे रिएक्टेंट्स मिल गए हैं, सारे रिएक्टेंट्स ने क्या कोशिश की है कि हम क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट्स। इट मींस के ऑल द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग फास्टर एंड फास्टर रेट टू मेक द प्रोडक्ट्स। इट मींस के जब मैंने उस रिएक्शन को देखा तो मुझे तो उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट नजर आए, क्योंकि रिएक्शन की क्या कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बनाऊं? प्रोडक्ट्स। इट मींस के ऐसा रिएक्शन जिसमें Kc की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या पाए जाएंगे? प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी आपको पता हो कि उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें पता ही नहीं है, जिसमें रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं, खाली प्रोडक्ट्स ही हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन, और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। इट मींस कि हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये एक कंप्लीट रिएक्शन हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है और नीचे हमें कह दिया गया है कि ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये एक एक्यूरेसी है, ये हमारी जस्ट प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये जस्ट प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट ही हो गया हो। ठीक हो गया। इट मींस कि अगर हमारे पास किसी रिएक्शन की वैल्यू जो है Kc की वो बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो इट मींस कि उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स ही होंगे और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इट मींस कि फुल स्टॉप लग गया है। ठीक है। अब इसका ऑपोजिट जब वैल्यू बहुत छोटी होगी, लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं? अमोनिया को डिकम्पोज कर रहे हैं नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। और हमारे पास इसके लिए Kc की वैल्यू है 3 × 10⁻⁹। अब -9 जो है वो 0.0000 ऑनवर्ड्स चलता रहता है, तो इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ऐसा ही है। अब ऊपर वाले के अंदर क्या था? फॉरेन रिएक्टेंट्स कोशिश करेंगे कि हम क्या बना लें? प्रोडक्ट्स। जिसकी स्पीड ही बहुत स्लो है, जिसका रेट ही बहुत स्लो है, जिसका Kc ही बहुत स्लो है, वो क्या करेगा? उसकी तो वो तो उठेगा ही नहीं कि भाई मैं उठ के प्रोडक्ट्स बना लूं। इट मींस उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या होंगे? प्रोडक्ट्स तो होंगे ही नहीं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। जब उन्होंने क्या बात की है कि खाली रिएक्टेंट्स ही होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, और रिएक्टेंट मिक्सचर के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होंगे। लाइक मेरे पास Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, इट मींस कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि मैं जो हूँ उठ के कोई काम कर सकूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बैलेंस में नहीं है। बॉडी बैलेंस में हो तो बंदा जो होता है वो भी फास्टर रेट पे और एक्टिवली परफॉर्म करता है। जब मैं खुद, मेरा रिएक्शन ही डायनामिसिटी में नहीं है, तो वो क्या होगा? मैं जहां पे होऊंगा मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा। इट मींस कि मेरे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे? रिएक्टेंट्स। जो चीज मैंने खुद डाली है वो वहीं की वहीं धरी रहेगी। ठीक हो गया। और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो उसके मुताबिक हम कंप्लीशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं गेन कर सकते। इट मींस के सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अब हम लोगों ने पढ़ा है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। इसके लिए हम लोगों ने डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के एग्जांपल को डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें Kc की वैल्यू थी 3 × 10⁻⁹।
उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है तो रिएक्शंस की क्या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो ना बनने के काबिल होंगे, ठीक हो गया, और रिएक्शन जो है ऐसे कंप्लीट नहीं होते। उसके बाद मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी या नीदर लार्ज नॉट स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। जब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर चीज बैलेंस में चल रही है, मैंने क्या किया, नाइट्रोजन जो है हमारे पास नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है उसको मैंने डिकम्पोज किया तो वो चेंज हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है वो रिएक्शन है, उसके लिए केसी की वैल्यू है 0.211, जो कि स्टैंडर्ड समझ में आ रही है, इजीली एक्यूरेट वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। इट मींस के रिएक्शन मिक्सचर जो है उसने इक्विलिब्रियम गेन कर ली है, ठीक हो गया, इक्विलिब्रियम गेन कर ली है। इट मींस के रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी इक्वल, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि Kc की जो वैल्यू है दैट इज अ कंपेरेबल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने QC और KC को कंपेयर करते हुए प्रिडिक्ट किया कि डायरेक्शन जो है किसी भी रिएक्शन की क्या है, आया डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या फिर इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। उसके अंदर हम लोगों ने 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे कि अगर QC जो है वो KC से छोटा है तो रिएक्शन आगे की तरफ को मूव करेगा, अगर QC KC से बड़ा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ को मूव करेगा, अगर QC और KC की वैल्यू जो है वो कंपेरेबल है तो इट मींस दैट द रिएक्शन मिक्सचर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द इक्विलिब्रियम। उसी के बाद हम लोगों ने सेकंड पढ़ा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी 3 पॉसिबिलिटीज, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी और मॉडरेट वैल्यू। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक हो गया, कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तमाम रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स ना बनने के बराबर, ना होने के बराबर होंगे और रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन जो मॉडरेट वैल्यू थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि N2O4 जो है वो जब डिकम्पोज होके या अपने आप को रीशेप करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा तो Kc की वैल्यू आएगी 0.211, जो कि एक स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेबल वैल्यू है। जब हमें पता चलेगा कि एक्सेप्टेबल या मॉडरेट वैल्यू आ गई है Kc, तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश कर ली है। इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो इस तरह यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब द चैनल BKMist एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।